जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं, बात करते हैं प्राचीन भारत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स मौर्य वंश। इससे संबंधित कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि हमने पिछले वीडियो के माध्यम से पढ़ ली है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो आप उसको भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सम्राट अशोक के आगे से, यानी कि वो सम्राट अशोक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं या जहाँ से भी ज़्यादा सर्वाधिक क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलते हैं, तो उन सभी को आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इस श्रृंखला को। सम्राट अशोक, यानी कि सबसे पहले जो आपसे पूछता है कि इनका कार्यकाल कितना था, यानी इनका जो शासनकाल था तो कब से कब था, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है। तो आप याद कर सकते हैं कि जो सम्राट अशोक है या फिर अशोक का जो कि मौर्य वंश से संबंधित थे, इनके पिता का नाम आपने देखा था पिछले वीडियो में कि बिंदुसार था। तो इनके जो माता का नाम था शुभद्रागी था। तो यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछता है। फिर इसके बाद आपसे पूछता है कि इनका शासनकाल कब से कब तक। तो आप याद कर सकते हैं कि 269 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक का जो शासनकाल था वो अशोक सम्राट का था। तो इस चीज़ को भी आप याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इनके बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी इनका जन्म कब हुआ था, इनके पिताजी का नाम क्या था, इनकी माताजी का नाम क्या था। तो कुछ यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं कई बार एग्जामों में। तो अगर बात करें इनके जन्म के बारे में, तो इनका जो जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। वहीं इनके पिता का नाम बिंदुसार था। तो बिंदुसार कौन थे? तो बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, उनके पुत्र अशोक सम्राट हुए। फिर इनकी माता का नाम अगर बात करें तो इनकी माता का नाम सुभद्रागी था। तो इस चीज़ को भी लिख सकते हैं आप। और जिसे धर्मा के नाम से जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने लगभग 99 भाइयों की हत्या करके एक कुआं में डाल दिया थी। वह कुआं आज भी पटना में आगम कुआं के नाम के स्थान पर स्थित है। बात करें कि वहीं इनका राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपने राज्याभिषेक कराया था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में ही, यानी अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तथा कलिंग की राजधानी तोसली को जीत लिया था। कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। यानी जब 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था तो उसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है, तो खारवेल का जो कि हाथी गुफा अभिलेख है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि हाथी गुफा अभिलेख किसका है, तो कलिंग राजा के खारवेल का है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इस अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा नंदराज था। तो यानी जो जब 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था तो उस समय आपसे पूछ सकता है कि राजा कौन था, तो नंदराज जो कि उस समय राजा था। वही बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। कलिंग में भीषण नरसंहार को देख करके अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। अशोक ने बुद्धि नीति को सदा के लिए त्याग दिया और भरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग का आक्रमण किया था। यानी वैसा कहा जाता है कि जो कलिंग पर आक्रमण किया गया था उसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी, जिससे कि क्या हुआ था कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने भी भारी घोष के स्थान पर धम्म की नीति अपनाई थी। वहीं आप देखेंगे अभी आगे जो पढ़ेंगे, अब अशोक के अभिलेख पढ़ेंगे तो अब अभिलेखों से संबंधित पूछता है कि किस अभिलेख में इस बात की चर्चा है कि अशोक ने भरी घोष के स्थान पर धम्म की नीति अपनाई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको आगे देखने को मिलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं हम लोग आगे कुछ पॉइंट्स पे। तो कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसे बौद्ध धर्म की अपनाने की प्रेरणा भतीजे निग्रोध से मिली थी। तो ये कई बार आपको एग्जामों में देखने को मिला होगा यहाँ से क्वेश्चन कि अशोक को बौद्ध धर्म की जो प्रेरणा मिली थी वो किससे मिली थी, तो उनके भतीजे जो कि निग्रोध थे वहाँ से उनसे प्राप्त हुई थी। जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी। तो अगर बात करें बौद्ध धर्म की शिक्षा की तो किसने दी थी, तो उपगुप्त ने दी थी। लेकिन अगर बात करें इसकी प्रेरणा किससे मिली थी, तो उनके जो भतीजे निग्रोध थे उनसे मिली थी। बात करें आगे पॉइंट पे, अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म को मानता था परंतु बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। यानी शुरुआत में जो कि अशोक थे तो बौद्ध ब्राह्मण धर्म को मानता था, परंतु बाद में यानी अपने भतीजे की प्रभाव में आने की वजह से फिर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। फिर शिक्षा जो कि उपगुप्त से लेकर के बौद्ध धर्म को अपना करके उसके अब बात करते हैं आगे। अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था। उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, किंतु अशोक धर्म
बौद्ध धर्म को संरक्षण देता था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र, बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो यहाँ से कई बार आपको क्वेश्चन एग्जामों में देखने को मिला होगा, या फिर प्रीवियस ईयर पे सेट बना रहे हो तो देखने को मिला होगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में किनको किनको भेजा था। तो अपने बेटे महेंद्र साथ बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अब बात करें अशोक द्वारा भेजे गए कुछ धर्म प्रचारक कौन कौन से थे। तो महेंद्र और संघमित्रा जो कि श्रीलंका भेजे गए थे। धर्मरक्षित महाराष्ट्र भेजा गया था। सेना और उत्तरा स्वर्ण भूमि भेजे गए थे। महारक्षित यवण देश भेजे गए थे। महादेव मैसूर मध्यम जो कि हिमालयी क्षेत्र में गए थे। वह मध्यांतिक की बात करें तो मध्यांतिक जो कि कश्मीर एवं गंधार क्षेत्र में गए थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछ लेगा कि अशोक के द्वारा जो कि महाधारक्षित भेजे गए थे तो किस राज्य में भेजे गए थे, तो महाराष्ट्र में भेजे गए थे। अब बात करते हैं आगे हम लोग कुछ पॉइंट्स पे। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से ही धर्म यात्रा प्रारंभ की थी। उसी यात्रा के क्रम से इस प्रकार है। तो बोध गया, कुशीनगर, साथ ही साथ लुम्बिनी नगर, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती गए थे। यानी जो अशोक ने राज्याभिषेक कराया अपना 269 ईस्वी में, उसके 8वें वर्ष बाद ही जो कि धर्म की यात्रा करने लगे थे। तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, पिछली वीडियो के माध्यम से भी हमने इस चीज़ को चर्चा की थी कि जो पहली बार अशोक गए थे तो 10वें वर्ष में, यानी अपने 10वें वर्ष में गए थे। तो अब कहाँ गए थे, तो सबसे पहले जो 10वें वर्ष बोध गया गए थे, 20वें वर्ष में लुम्बिनी गए थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। अगर बात करें वहीं नेक्स्ट के बारे में, तो अशोक ने अपने शासन में 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया था। तो यही पूछता है कि अशोक अपने शासन के 10वें वर्ष कहाँ किस स्थान को गए थे, तो बोध गया गए थे। उसके बाद 20वें वर्ष लुम्बिनी नामक स्थान साथ ग्राम गए थे, उसे मुक्त कर दिया तथा केवल 1/8 भाग ही कर लेने की घोषणा की। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगीति होती है जो कि 255 ईसा पूर्व में होती है। कहाँ पे होती है, तो पाटलिपुत्र में होती है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, तो मोकलीपुत्तिसूर। आपने देखा था कि जो प्रथम बौद्ध संगीति होती है तो राजगृह में होती है, दूसरी जो होती है वैशाली में, तीसरी कहाँ होती है, तो पाटलिपुत्र में होती है। तो पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में होती है, तो अशोक के शासनकाल में होती है। फिर उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अध्यक्ष कौन थे, तो मोकलीपुत्तिस थे। इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। श्रीलंका के राजा ने सिंघली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु था, अर्थात वह किसी भी धर्म के भेदभाव नहीं करता था। अशोक के समय मुद्राएं जो कि चलती थी, तो आपने देखा था कि वहीं जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पंच आहत तथा पंचमार्क, यानी कि जो मौर्य एम्पायर में जो कि मुद्राएं चलती थी तो आहत पंचमार्क थे। लेकिन अशोक के समय जो कि सोने की मुद्राएं, साथ ही साथ चांदी, करसापड़ एवं तांबे, काकड़ी आदि की होते थे। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ से मिलेगा कि अशोक ने जब आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गया में स्थित बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं दान में दी थी। तो आपसे पूछता है कि आजीवक संप्रदाय के लिए अशोक ने किस पहाड़ी में और कौन कौन सी गुफाएं दान में दी थी। तो बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं दी थी। कौन सी, सुदामा, कर्ण, चौपड़ और विश्व झोपड़ी। तो यही चीज़ आपसे पूछ लेता है कि चौपड़ किनका निवासी स्थान है, आजीवक संप्रदाय या बौद्ध धर्म। तो आप बता सकते हैं कि आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दी थी। किसने दी थी, तो अशोक ने दी थी। कहाँ पे दी थी, तो बराबर की पहाड़ियों में दी थी। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जामों में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। तो आजीवक के लिए नागार्जुन गुफा दशरथ द्वारा प्रदान किया गया था, इसका उत्तराधिकारी कुणाल था। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि नागार्जुन गुफा किसके द्वारा दिया गया था, तो दशरथ के द्वारा दिया गया था। अब बात करते हैं हम लोग आगे कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए तो देखने को मिलेगा कि आपसे यही पूछता है कि बराबर की पहाड़ियाँ किनसे संबंधित हैं। तो बराबर के सुदामा, कर्ण, चौपड़, विश्व झोपड़ी, ये कि जो कि आजीवक संप्रदायों से संबंधित है। बात करते हैं कि नेक्स्ट के पॉइंट के बारे में। अशोक की 5 पत्नियाँ थी, जिसमें असिंधिता देवी, करुवाती, पद्मावती, नित्यारक्षक थी। जिसमें अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव कारुवाकी का था, यानी कारुवाकी का प्रभाव जो कि सर्वाधिक था। तो 5 पत्नियों में से सर्वाधिक प्रिय जो थी अशोक के लिए वो कारुवाकी थी। ये भी आपसे पूछ सकता है। करुवाकी के कहने पर ही अशोक ने युद्ध त्याग दिया था। कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगी से पता चलता है कि उसका
अधिकार कश्मीर पर भी था। यानी जो कि आप कई बार आप एग्जामों में देखते हैं कि आपसे पूछता है कि राज तरंगिणी में किस राज्य का उल्लेख है, तो कश्मीर राज्य का उल्लेख है। इसकी रचना किसने की थी, तो कल्हड़ ने की थी। उसी पुस्तक में आपको देखने को मिलता है कि ये पता चलता है कि अशोक का जो कि विस्तार क्षेत्र था, या कहें कि राज्य का अधिकार जो थी कश्मीर राज्य में भी था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अशोक ने कश्मीर में झेलम नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की थी। तो आपसे ये पूछ सकता है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, तो अशोक ने की थी। किस नदी के किनारे स्थित है, तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। तथा नेपाल में ललितपत्तनम देवीपत्तनम नामक नगर बसाया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं, अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुँचाया था। तो सबसे पहले जो अभिलेखों की शुरुआत किसने की थी, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अशोक ने की थी। अगर और बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा इराक के राजा डेरियस द्वारा या दाए बाहू से मिली थी। तो अशोक को जो अभिलेखों लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी, तो इराक के राजा डेरियस दारा या दाए बाहू से मिली थी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब बात करते हैं, अब यानी कि जो अशोक के अभिलेखों की भाषा की प्रकृति है, जिसे लिपियों में लिखा गया था, तो कौन कौन सी है। यानी जो कि जो कि अशोक के अभिलेखों की भाषा है, उनकी कौन कौन सी लिपियां हैं, किस किस लिपि में अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि जो अशोक लिपियों की बात करें, तो एक ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि, ग्रीक लिपि, ये 4 लिपियाँ थी जो संबंधित थी। तो किस किस स्थान पे कौन कौन सी लिपि थी, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे ब्राह्मी लिपि, ये सर्वाधिक भारत में मिले, इसे दाईं ओर लिखा जाता। तो आपसे यही पूछ सकता है कि ब्राह्मी लिपि में किस ओर से लिखा जाता है, तो बाईं ओर से लेकर के दाईं ओर लिखा जाता है। खरोष्ठी लिपि ये पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में मिले थे, इसे दाएं से बाईं ओर के लिखा जाता है। ब्राह्मी में बाएं से दाएं, जबकि खरोष्ठी में दाएं से बाएं, यानी अपोजिट जस्ट है। अगर बात करें अरमाइक की, तो अरमाइक आपको अफगानिस्तान में मिली थी। यानी ये लिपि जो कि आपको देखने को मिली थी, कहाँ मिली थी, तो अफगानिस्तान के एरिया में मिली थी। ग्रीक लिपि की बात करें, अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा में, यानी कि जो ये आप देखते हैं कि वेस्ट सेंट्रल मध्य एशिया का जो पार्ट है, वहाँ से आपको देखने को मिलता है कि ग्रीक लिपि में मिली थी, कि या अवशेष के मिले थे। अब बात करते हैं कि कुछ अगले पॉइंट्स के बारे में। अशोक के शिलालेख को पहली बार किसने पढ़ा था, तो टी पैंथलर ने पढ़ा था। कब पढ़ा था, 1750 ईस्वी में पढ़ा था। वहीं आपसे ये पूछता है बहुत सारे एग्जामों में कि अशोक के अभिलेख को पढ़ने की या पहली समझ, यानी सबसे पहले अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था, 1837 में पहला खोला गया अशोक का अभिलेख टी पैंथलर ने खोजा था। साथ ही साथ कब खोजा था, तो 1750 में। अब पढ़ने में, यानी कि जो अशोक के अभिलेख उनको पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की थी, तो जेम्स प्रिंसेप ने। कब प्राप्त की थी, तो 1837 में। यहाँ से बहुत सारे एग्जामों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा आप। बात करते हैं, अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी यानी देवताओं को पसंद लिखा है। मध्य प्रदेश के गुर्जरा, कर्नाटक की मास्की, नेदर तथा उदगुलोन अभिलेखों से अशोक का नाम स्पष्ट अशोक लिखा हुआ है। तो आपसे ये पूछता है कि अशोक का नाम अशोक किन किन अभिलेखों में लिखा है, तो आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश से प्राप्त जो कि गुर्जरा अभिलेख, कर्नाटक से प्राप्त जो कि मास्की अभिलेख, तो नेदर तथा उदगुलान अभिलेखों से अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा मिल सकता है। तो आपसे ये पूछता है कि गुर्जरा अभिलेख किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। कर्नाटक में मास्की अभिलेख, नेदर तथा उदगुलान अभिलेख भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अशोक का नाम कि इन्हीं अभिलेखों में स्पष्ट नाम देखने को मिला था। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, भाब्रू अभिलेख। अशोक के लिए मगध सम्राट का नाम प्रयोग है। तो आपसे पूछ सकता कि मगध सम्राट का नाम प्रयोग हुआ था, तो भाब्रू अभिलेख में प्रयोग हुआ था। असम से अशोक की कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे यह पता चलता है कि यह क्षेत्र अशोक के साम्राज्य से बाहर था। अशोक के लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। तो अशोक के शिलालेखों में 3 भागों में बांटा गया था, जिनमें से पहला था शिलालेख, फिर स्तंभलेख, फिर गुहालेख। यानी पहला जो भाग था, जो 3 भागों में अशोक शिलालेखों को बांटा था, तो शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अब इनसे पूछता है कि शिलालेख क्या है, तो बृहद शिलालेख तथा लघु शिलालेख में विभाजित किया। स्तंभलेख जिसे दीर्घ स्तंभ, लघु स्तंभ में विभाजित किया गया था। ये गुफाओं में लिखे जाते थे, यानी जो गुहालेख थे तो गुफाओं में लिखे जाते थे।
तो यही पूछ सकता कि शिलालेख को कितने भागों में, तो 3 भागों में शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख में बांटा गया था। अब बात करते हैं अशोक के जो 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो उनसे संबंधित बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछता है, उनको हम लोग देख लेते हैं कि प्रथम अभिलेख में किस चीज़ की चर्चा है, दूसरे में किस चीज़ की चर्चा है, तो यहाँ से पूछता है। तो अगर अशोक के प्रथम अभिलेख की हम लोग बात करें तो इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है और पशु बलि पर रोक लगा दी गई, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ऐसा इस प्रथम अभिलेख में वर्णन है। तो यही आपसे पूछेगा कि अशोक का जो प्रथम अभिलेख है उसमें क्या किस बात की चर्चा है, तो आप बता सकते हैं कि पशु अहिंसा पर चर्चा है। अगर पूरा नहीं याद कर सकते तो आप इतना तो एग्जैक्ट याद ही कर लीजिए कि प्रथम अभिलेख में सिर्फ अहिंसा की चर्चा है, तो प्रथम अभिलेख में अहिंसा की चर्चा। द्वितीय की बात करें तो पशु चिकित्सा, दक्षिणी राज्य, कौन कौन से चेर, पांडव, श्रीलंका तथा केरल पुत्र, सतीय पुत्र की चर्चा है। तो प्रथम में अहिंसा के, द्वितीय में दक्षिणी भारतीय राज्य की। एक टर्म पकड़ लीजिए जिससे कि क्या होगा कि आप अगर पूरा नहीं याद करते हैं तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उस चीज़ को पकड़ लेंगे। जैसे प्रथम में अहिंसा पर चर्चा है, द्वितीय में दक्षिण भारत राज्यों को चर्चा है। अगर बात करें तृतीय की, तो तृतीय में किस बात की चर्चा है, तो तृतीय में देखने को मिलेगा कि 3 अधिकारी, यानी 3 अधिकारी जिसमें से राजयुग, युक्तक तथा प्रदेशक की चर्चा। तो आपसे ये पूछ सकते हैं तृतीय में 3 अधिकारी कौन कौन से, तो राजयुग, युक्तक और प्रदेशक की चर्चा है। अगर चौथे की बात करें तो चौथे में ही आपको देखने को मिलेगा कि भैरी घोष यानी युद्ध के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई थी। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछता है कि अशोक के किस शिलालेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि उसने भैरी घोष के स्थान पर के धम्म की नीति अपनाई थी। तो चतुर्थ अभिलेख से मिला था। प्रथम में अहिंसा, द्वितीय में अगर बात करें तो दक्षिणी भारतीय राज्यों की चर्चा, तृतीय में 3 अधिकारियों की चर्चा, कौन कौन से, राज्यों के युक्तक और प्रदेशक, चतुर्थ में भैरी घोष के स्थान पर युद्ध या धम्म की नीति अपनाई थी। अगर बात करें 5वें शिलालेख में, तो 5वें शिलालेख में धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है। तो सिर्फ एक टर्म पकड़ लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ आप याद करेंगे तो हो सकता है कि याद ना कर पाए, तो कोशिश कीजिएगा कि एक टर्म पकड़ लीजिए कि 5वें में धम्म महामात्र, 6वें में तो इसमें अशोक ने कहा कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए चाहे वो मुझसे मिल सकते हैं। इसमें आत्मनियंत्रण संबंधी, यानी कि आपसे ये 6वें में ये कहा गया था कि मेरे अधिकारी मेरे धर्म की स्थापना के लिए मुझसे या जन कल्याण के लिए मुझसे कभी भी मिल सकते हैं। अगर 7वें की बात करें तो 7वें में आप देखेंगे कि अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात की थी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि सबसे बड़ा शिलालेख, तो आपसे पूछता कि सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा था, तो 7वां शिलालेख है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं, साथ ही साथ याद कर सकते हैं। सिर्फ टर्म पकड़िए, पूरी चीज़ याद करेंगे तो कई बार आपको काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो उससे बचने के लिए आप यही कीजिएगा कि रिवीजन करते जाइए। जैसे पहले में क्या था, तो अहिंसा पर चर्चा थी, दूसरे में था दक्षिणी भारत की, तीसरे में 3 अधिकारियों के राज्यों के युक्तक और प्रदेशक की चर्चा थी, चतुर्थ में क्या था, भैरी घोष के स्थान पर धम्म की नीति अपनाई थी, पंचम में क्या था, तो धम्म महामात्र अधिकारी की चर्चा थी, 6वें में क्या था, जन कल्याण के लिए मेरे अधिकारी मुझसे मिल सकते हैं, 6वें में सबसे बड़ा शिलालेख, साथ ही साथ सभी धर्मों के समन्वय की बात की थी। तो यहाँ से आप इन चीज़ों को पकड़िए और रिवीजन करिए 2 से 4 बार, जिससे कि जब भी यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप उनको पकड़ पाएँ। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट के बारे में, 8वां शिलालेख। इसमें अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा है, जो जिस राजअभिषेक के 8 वर्ष से प्रारंभ होती है। तो कब होती, 10वें वर्ष जो कि गए थे, अगर 20वें वर्ष तो लुम्बिनी गए थे। तो यानी राज्यअभिषेक के 8वें वर्ष के बाद इन्होंने धर्म की यात्रा स्टार्ट कर दी थी, जिसमें 10वें वर्ष गए थे, और जो कि अगर बात करें 20वें वर्ष लुम्बिनी गए थे। बात करें आगे, जैसे 9वां अभिलेख है तो इस चीज़ को भी देख सकते हैं। 9वां शिलालेख, इसमें अशोक ने छोटे छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो सबसे 9वां अभिलेख में किससे संबंधित है, तो छोटे छोटे जो त्यौहार थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। बात करते हैं 10वां शिलालेख के बारे में। तो 10वां शिलालेख, इसमें धम्म के महत्व के बारे में चर्चा है, यानी धम्म के महत्व के बारे में चर्चा किसमें है। तो अगर बात आप यही सिर्फ एक टर्म पकड़िए, तो टर्म पकड़ेंगे तो आपको चीज़ें याद होंगी, कि पूरी आप याद करेंगे तो हो सकता है कि आपको कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो। तो जो कि धम्म का महत्व के बारे में 10वां शिलालेख में, तो आप फिर से शुरू से एक बार याद कर दिया गया। प्रथम अहिंसा पर बल, द्वितीय पर जो कि दक्षिण भारत राज्यों पर की चर्चा है, तृतीय में 3 अधिकारियों की चर्चा, राज्यों के युक्तक और प्रदेशक की, चतुर्थ में भैरी घोष के स्थान पर धम्म की नीति, पंचम में धम्म महाभारत, 6वें में जन कल्याण के अधिकारी मुझसे मिल सकते, 7वां सबसे बड़ा शिलालेख है। 8वां की बात करें तो धम्म यात्रा की चर्चा है। 9वीं की बात करें तो छोटे छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। 10वीं की बात करें तो धम्म के महत्व के बारे में चर्चा है। तो
ऐसे एक एक करके याद करते जाइए, इसके बाद ऊपर के भी आप रिवीजन करिए, तभी इन चीज़ों को आप पकड़ पाएंगे। और 4 से 5 बार लिख लिख के अगर हो सकता है कि नहीं याद हो तो टर्म पकड़िए, और टर्म पकड़ के ही याद करिए। पूरी चीज़ याद करेंगे तो कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, और एग्जामों में सिर्फ आपको क्वेश्चन सही करना है। तो आप अगर टर्म भी पकड़ लेंगे तो उससे भी आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट यानी 11वें शिलालेख की। अशोक ने कहा, मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताए। तो किस अभिलेख में कहा था? तो 11वें अभिलेख में कहा था। 12वें की बात करें, इसमें स्त्रियों की स्थिति के सुधार के लिए स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा। तो यही चीज़ आप पकड़ लीजिए कि स्त्री नामक महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा तो 12वें शिलालेख में। 11वें में ब्राह्मणों को न सताए। अगर 13वें की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है कि 13वां इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। तो यही चीज़ आप पकड़ लीजिए, कलिंग युद्ध, यहाँ से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि 13वें शिलालेख में किसकी चर्चा है? तो कलिंग युद्ध की चर्चा है। बाकी चीज़ें तो आप रिलेट कर ही जाएंगे। जब कलिंग युद्ध आएगा तो आप देखेंगे कि वहाँ उनके हृदय परिवर्तन होता है, फिर उसके स्थान पर उन्होंने भौरी के स्थान पर युद्ध की नीति की त्याग करके की धम्म की नीति अपनाई थी। लेकिन जो मेन टर्म पॉइंट है तो वही आप पकड़िए। जब ऐसे ऐसे टर्म पॉइंट पकड़ेंगे तभी आप इन चीज़ों को सही कर पाएंगे। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है। 14वें की बात करें तो अशोक ने कहा कि मैंने ऊपर किए गए शिलालेख के अतिरिक्त बहुत से काम किए हैं जो इसमें नहीं लिखे गए हैं, इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है, मैं नहीं। तो चौथे यानी ये 14 अभिलेख जो कि आपको एग्जामों में बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इनको कोशिश कीजिएगा कि याद कर लीजिएगा, 1 बाय 1 करके चले आइएगा। जैसे कि याद करते जाइएगा, फिर ऊपर के वैसे याद करते, एक बार एक एक करके याद करिए, फिर इकट्ठा करके याद करते जाइए, टर्म पकड़िए। पूरी चीज़ याद करेंगे तो कई बार हो सकता है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा तो आप कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं जैसे शिलालेख तथा उनकी लिपियों के बारे में। तो यहाँ से भी आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। तो आप इसको तो इस आरडी को तो आप याद कर लीजिएगा, लेकिन अब हम मेन जो जहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो उस चीज़ की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सर्वाधिक जो क्वेश्चन आपको देखने को मिले अशोक के स्तंभ लेखों या लघु लेखों से मिलती है। तो आपसे पूछता है कि भाब्रू अभिलेख कहाँ से मिला था? तो राजस्थान के भाब्रू अभिलेख से अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया था। तो खुद को मगध का सम्राट यानी कहाँ, किस अभिलेख में बताया था? भाब्रू अभिलेख। किस स्थान से मिला था? तो राजस्थान राज्य से मिला था। बात करें अब आगे पॉइंट के बारे में, भाब्रू अभिलेख, इसमें बौद्ध धर्म के तीर्थन बुद्ध धम्म और संघ की चर्चा है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि अशोक के किस अभिलेख में बुद्ध की तीर्थन बुद्ध धम्म संघ की चर्चा है? तो भाब्रू अभिलेख। कहाँ से मिला था? तो राजस्थान राज्य से मिला था। अब बात करते हैं अशोक के 7 स्तंभ लेख थे, 14 आप शिलालेख देख लिए। अब बात करते हैं हम लोग जो कि 7 स्तंभ लेख थे, कौन कौन से थे? तो पहला जो कि रूमनदेही अभिलेख था। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा आपको देखने को मिलेगा कौशाम्बी अभिलेख, तीसरा टोपरा अभिलेख, मेरठ अभिलेख। तो अगर बात करें वहीं जो कि 5वां था तो रामपुरवा, लौरिया नंदन और या अरेराज, ये 5 स्तंभ लेख थे। अब इनको हम एक एक करके आज यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो बात करें जैसे कि पहला जो कि रूमनदेही अभिलेख, तो रूमनदेही अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार से मिलता है जो कि अरमाइक लिपि में लिखा है। तो यही पूछता है कि रूमनदेही अभिलेख कहाँ से मिला था? तो अफगानिस्तान के कंधार से। इसमें किस लिपि की चर्चा है? तो अरमाइक लिपि से चर्चा है। यह सबसे छोटा अभिलेख है। तो ये भी पूछता है कि सबसे छोटा अभिलेख रूमनदेही अभिलेख है। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने प्रशासनिक चर्चा न करके आर्थिक क्रियाकलापों की चर्चा की है। तो इस चीज़ को भी आप कोशिश कीजिएगा कि नोट कर लीजिएगा। कौशाम्बी अभिलेख यूपी, इसमें अशोक ने अपनी पत्नी कारूबाकी द्वारा किए गए दान की चर्चा की थी। तो कौशाम्बी अभिलेख जो कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित था, तो अशोक ने अपनी कारूबाकी द्वारा दिए गए दानों की चर्चा की थी, अतः इसे रानी का भी अभिलेख कहते हैं। बाद में अकबर ने इसे इलाहाबाद स्थापित कर दिया, इसे रानी अभिलेख भी कहा जाता था। हम बात करते हैं टोपरा अभिलेख। यहाँ से बहुत सारे एग्जामों में देखने को मिले, टीआरई एग्जाम देख रहे हो तो यहाँ से पूछा था कि टोपरा अभिलेख जो कि हरियाणा में था, फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित किया था। तो किस जो कि दिल्ली सल्तनत के राजा ने टोपरा अभिलेख को हरियाणा से लेकर के आपको देखने को मिले तुगलकाबाद यानी दिल्ली में स्थापित किया था। तो आप बता सकते हैं फिरोज शाह तुगलक ने किया था। यहाँ से टीआरई 3 में आपको एग्जाम क्वेश्चन देखने को मिला था। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, मेरठ अभिलेख। पहले यह मेरठ में था,
फिरोज शाह तुगलक ने किसे दिल्ली तुगलकाबाद में स्थापित किया था। तो इस चीज़ को भी आप याद करते हैं। बात करते हैं रामपुरवा लेक, यह बिहार के चंपारण में था। इसकी खोज लगभग जो कि 1872 ईस्वी में किसने की थी? लायल ने की थी। अगर बात करें लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख के बारे में, तो यह बिहार के चंपारण में स्थित है। यानी कि बिहार में कौन कौन से अभिलेख स्थित है, यही पूछ सकता है। तो रामपुरवा अभिलेख, लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख, ये कहाँ है? तो जो बिहार में है। साथ ही साथ लौरिया अरेराज अभिलेख, ये भी कहाँ है? तो बिहार के चंपारण में कितने हैं? रामपुरवा, लौरिया नंदन और लौरिया अरेराज, ये 3 अभिलेख जो कि आपको देखने के स्तंभ अभिलेख कहाँ से? तो बिहार से मिले थे। बात करके नेक्स्ट के बारे में सरेकुना अभिलेख, यह अफगानिस्तान के कंधार से मिला था, जो ग्रीक तथा अरमाइक भाषा में मिला है। कलिंग अभिलेख से अशोक ने यह कहा कि संसार के सभी मानव मेरी संतान या पुत्र हैं, मैं उसकी एक माँ की भांति उसकी सांसारिक और पारलौकिक जीवन की कामना करता हूँ। अशोक ने कहा कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को योगा धाम को लेकर के निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी समाज की देखरेख के लिए राजू को नियुक्त करता हूं। तो ये राजू की नियुक्ति के संबंध में अशोक ने कथन कहा था। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। अब यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि जो कि अधिकारियों की चर्चा, राजू की चर्चा किस अभिलेख में है। तो आप बता सकते हैं कि जो तृतीय शिलालेख था, तो तृतीय शिलालेख में ही 3 अधिकारियों की चर्चा थी, प्रदेशक, राजूक और युक्तक। तो ऐसे कोशिश कीजिएगा कि आप इन चीज़ों को रिलेट करके याद करते जाइएगा। राजू की बात करें तो राजू के अच्छे व्यक्ति को पुरस्कृत कर सकते हैं और गलत व्यक्ति को दंडित कर सकते हैं। अशोक के गुहा लेखों की संख्या जो कि 3 है, तो यही पूछ सकता है गुहा लेख कितने थे? 3 थे, जो बिहार के गया निकट बराबर की पहाड़ियाँ गुफा में स्थित है। यहाँ 3 गुफाएँ हैं। इनमें स्थित गुहा लेखों आजीविकों को दान दिए गए दान का भी उल्लेख मिलता है। अगर बात करें अशोक को अभिलेखों को लिखने के लिए पत्थर उत्तर प्रदेश के चुनार से मिले थे। तो यही पूछ सकता कि पत्थर कहाँ से मिले थे? तो चुनार, जो कि उत्तर प्रदेश में जयपुर का एरिया पड़ता है। अगर बात करें अशोक की धम्म यात्रा, तो अशोक की धम्म यात्रा के अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम बनाए, संहिता बनाई, उसे ही धम्म कहते हैं। तो यही पूछ सकता है आपसे। तो अशोक का धम्म स्वनियंत्रण पर आधारित था। अगर बात करें आगे के पॉइंट में, तो अशोक की धम्म की परिभाषा राहुलवाद सूत्र से ली गई है, यानी राहुलवाद सूत्र से ली गई है। यही आपसे पूछ सकता है कि अशोक की धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई थी? तो राहुलवाद सूत्र से ली गई। अपने आप को नियंत्रित करना धम्मनीति मूल सिद्धांत है। अशोक ने अपने दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेखों में धम्म के गुणों की सत्यवादिता, पवित्रता, साधुता, मृदुता, दान, दया, कल्याण को बताया था। तो यही आपसे पूछ सकता है। अब बात करते हैं हम लोग कि अशोक ने कहा कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षु का आदर करे, व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति आदर करे, व्यक्तियों को जियो और जीने दो की पालन करना चाहिए। तो ये कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन से जो आप देख सकते हैं कि किससे संबंधित थी, तो अशोक से संबंधित। तो इस चीज़ को आप कोशिश कीजिएगा कि जितने भी अभिलेख हो, सबसे ज़्यादा जो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि शिलालेख कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के शिलालेख हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जैसे कि आप प्रथम शिलालेख अहिंसा पर चर्चा है, दूसरा पशु चिकित्सा पर चर्चा है, या कहीं दक्षिण भारत राज्यों पर चर्चा, तृतीय में 3 राज्यों के अधिकारियों की चर्चा है, चतुर्थ में जो देखने को बैरिगोस के स्थान पर धम्म की नीति अपनाई थी, पंचम की बात करें तो धम्म महामात्र की चर्चा है, छठवें में जो आपने देखा था कि जन कल्याण के लिए मेरे अधिकारी मुझसे कभी भी मिल सकते हैं, सातवें में सबसे बड़ा शिलालेख, आठवें में की बात करें तो धम्म यात्रा की चर्चा थी, नौवें में यानी कि आपके छोटे छोटे त्योहारों को प्रतिबंध लगा दिया था, 10वें की बात करें तो धम्म के महत्व के बारे में चर्चा है, 11वें की बात करें तो अशोक ने कहा कि ब्राह्मणों को ना सताएं, 12वें की बात करें तो स्त्री महामात्र की चर्चा थी, 13वें में कलिंग युद्ध की चर्चा थी, 14वें में उसने बताया था कि ये मेरे द्वारा किए गए बहुत से कार्य हैं जिनको इसमें वर्णित नहीं किया। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको कई सारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। यदि सीरीज पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा जो कि प्रशासनिक तंत्र है मौर्य साम्राज्य से संबंधित, उसको पूरा एक ही वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।